हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम अशरी एसपी में। दोस्तों, आज मैं साइंस में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे लो ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, आपको ऐसे प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, मैं साइंस में जितने भी प्रश्न लेकर आता हूँ सारे प्रश्न साइंस के नए सिलेबस के अनुसार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले तक पहुंच जाएगा। और दोस्तों, मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ठोस विलयन, है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है। और दोस्तों, विलयन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय और विलायक की अपेक्षित मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है। और दोस्तों, विलयन जो होता है ना, एक अस्थायी एवं पारदर्शक होता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या है। देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान तो सबसे कम होता है। कितना होता है? 1.008, है ना। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो परमाणु संख्या होता है 1। और इसका संकेत क्या होता है? तो H, यानी कि हाइड्रोजन का H होता है संकेत। देखिए, इसका संकेत होता है H, परमाणु संख्या होता है 1 और परमाणु द्रव्यमान होता है 1.008, है ना। इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कूलम। देखिए, विद्युत आवेश की एसआई इकाई होती है कूलम। देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं, चाहे कोई भी छोटा सा बड़ा कोई भी एग्जाम हो, ऐसे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। भौतिक राशि जो होती है ना, बराबर पूछ जाती है, जैसे कि विद्युत परिपथ का एसआई मात्रक क्या हुआ, विद्युत धारा क्या हुआ, ओम का क्या हुआ, है ना। इस तरह के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो इसे आप पूरा रट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। बताइए क्या उत्पन्न करता है? अमोनियम नाइट्रेट जो होता है क्या उत्पन्न करता है? इसका आंसर क्या होगा? देखिए, दो ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है और दो ऑप्शन देखिए नीचे दिया हुआ है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये N2O और H2O। देखिए, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न N2O और H2O करता है ना। देखिए, अमोनिया जो होता है नाइट्रोजन का एक अस्थायी हाइड्राइड होता है, यानी कि क्वेश्चन पूछ देगा कि अमोनिया किसका एक अस्थायी हाइड्राइड है, तो नाइट्रोजन का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है? देखिए, गैर चमकदार का मतलब समझते हैं। गैर चमकदार का मतलब होता है कि जिसका अपना प्रकाश ना हो, है ना, फिर भी वो चमकता है। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चांद। आप तो खुद जानते होंगे कि चांद का अपना प्रकाश नहीं होता है ना। ये एक गैर चमकदार वस्तु है। देखिए, चांद जो चमकता है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है ना। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आप चारों पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, है ना। और अच्छा सा मतलब इसको रोक लीजिएगा इस वीडियो को और इसका आंसर दीजिएगा, है ना। फिलहाल मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। देखिए, ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है बिल्कुल गलत है। देखिए दोस्तों, ठोस पदार्थ जो होता है ना, इसका आकार बिल्कुल निश्चित होता है ना, निश्चित होता है। देखिए, ठोसों के कण आपस में अत्यधिक निकट से जुड़े होते हैं, इस कारण इसमें उच्च घनत्व और असंपीड्यता होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य 0 के बराबर होता है। देखिए, यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो किया गया कार्य 0 होता है, तथा बल या विस्थापन किसी एक के 0 होने पर भी कार्य 0 होता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सी है? हेडलाइट किसको कहते हैं? हेडलाइट
देखिए, जो चालक होता है ना, ड्राइवर जो होता है, उसके आगे जो जो शीशा होता है उसको हेडलाइट कहते हैं। तो बताइए वो शीशा जो होता है कौन सा दर्पण होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, अवतल दर्पण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण होता है। और दोस्तों गाड़ी के चालक के बगल में जो रहता है वो कौन सा दर्पण होता है, जिससे कि पीछे का दृश्य देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन सा दर्पण होता है, तो वो उत्तल दर्पण होता है ना। इससे याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में क्या होता है ना कि दूर की वस्तु जो होता है छोटा दिखाई देता है ना। चलिए, और पूरा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है। इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थान और समय, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए गति के दूसरे समीकरण द्वारा स्थान और समय के बीच संबंध को दर्शाया गया है। और दोस्तों गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा कि गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोरोन। देखिए बोरोन एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। देखिए दोस्तों, जो तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है ना। और बोरोन का प्रयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि बोरोन का प्रयोग बोरोन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है ना, तो ये क्वेश्चन पूछ देगा तो क्या बताइएगा। नहीं, बोरोन का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए, है ना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कूलम का नियम क्या कहता है, बताइए कूलम का नियम क्या कहता है। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसे आप रोक के आराम से पढ़ लीजिएगा, है ना। फिलहाल मैं इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए क्या है, कूलम का नियम क्या कहता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए सी क्या है, देखिए दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण, सॉरी यहाँ डबल प लिखा गया है, यहाँ केवल प्र होगा, है ना। या प्रतिकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CO2। CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है वो चूने के पानी को दूधिया बना देता है, इसे याद रखिएगा। देखिए दोस्तों ये सारे प्रश्न बार बार रिपीटेड होते हैं, इसीलिए आप इससे अंदाजा मत मतलब कि अनदेखा मत कर दीजिएगा, ठीक ना। इसको अच्छी तरह से आप रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए निम्नलिखित ट्राइड में से कौन सा एक डोब्रेनर ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है। डोब्रेनर ट्राइड बोल रहा है ना, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम को Li से डिनोट करते हैं, पोटेशियम सोडियम के Na से करते हैं, देखिए Na से करते हैं सोडियम को, और पोटेशियम को K से करते हैं, इसको याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए खाली स्थान मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यकृत। यकृत जो होता है मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। देखिए यकृत जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वजन 1.5 kg से 2 kg के बीच होता है, यानी कि 1.5 kg से 2 kg का होता है ना यकृत। और यह यकृत जो होता है पित्त स्रावित करता है, यानी पित्त स्रावित करता है, यकृत द्वारा होता है, ठीक ना। पित्त जो स्रावित होता है यकृत द्वारा होता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। देखिए पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइए, खुद से सोचिए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टार्च, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। देखिए स्टार्च जो होता है ना पॉलीसेकेराइड्स है, और पॉलीसेकेराइड जो होता है जल में अघुलनशील होता है। और दोस्तों यह मुख्यतः पौधे में पाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कम गलनांक और क्वथनांक। यानी कि कम गलनांक और क्वथनांक एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवाणु। जीवाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जीवाणु जो होता है गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तत्व कंदराओं और अंटार्कटिका के बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है। और दोस्तों जीवाणु जो होता है हरित लवक रहित एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। देखिए अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विभेदन, है ना। यानी कि अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभेदन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। देखिए निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है जिसमें लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है ना? इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए डी में क्या दिया हुआ है? कोलेनकाइमा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है जिसमें लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। और दोस्तों ऊतकों के अध्ययन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऊतक के अध्ययन क्या कहा जाता है? तो ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। देखिए निम्न में से कौन से भौतिकविदों ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की है? इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्किमिडीज। यानी कि आर्किमिडीज भौतिकविद ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की है। दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत यह बताता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है, और भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। यानी कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बताता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है ना, और भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21। देखिए निम्न में से कौन सी एक सतहीय घटना है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाष्पीकरण। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वाष्पीकरण एक सतहीय घटना है, और दोस्तों द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प के रूप में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है ना, वाष्पीकरण होता है। और वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन देखिए पौधों के वायु भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। देखिए वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन दोनों में अंतर है ना, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों अपच का इलाज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किस दवा का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंटासिड। देखिए अपच का इलाज करने के लिए एंटासिड दवा का प्रयोग किया जाता है ना, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। देखिए इसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। बताइए किसके अनुरूप होती है? ऑप्शन दिया हुआ है घर्षण, समय और द्रव्यमान और गति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसके अनुरूप वस्तु गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गति, है ना। गति इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गति अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। दोस्तों किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। देखिए इसमें दो तरीकों से पूछता है, जैसे कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछ दिया या फिर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछ दिया। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो mgh। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12 mv², और स्थितिज ऊर्जा होता है mgh, है ना, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। देखिए सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी क्या दिया हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कार्बन हाइड्रोक्साइड है, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसे याद रखिएगा। दोस्तों सोडियम की जल के साथ प्रतिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाइनरी विखंडन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अमीबा में बाइनरी विखंडन प्रकार का लैंगिक प्रजनन होता है। और दोस्तों, अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या है, बता सकते हैं? अमीबा का वैज्ञानिक नाम है अमीबा प्रोटियस, है ना। और अमीबा प्रोटोजोआ अमीबा जो है एक प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, इसे भी याद रखिएगा। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि अमीबा किस संघ का प्राणी है, तो प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, और इसका वैज्ञानिक नाम है अमीबा प्रोटियस। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। और दोस्तों, इसे आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इसमें मैं PDF भी प्रोवाइड करवाया हूँ, जिसमें इस तरह से आंसर भी दे दिया हूँ। आप वहाँ से जाकर के इसे मिला सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।